हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वो आपका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का जी। देखा है, हमको शुगर का प्रॉब्लम था। हम्म। तो क्या कर सकते हैं उसमें सर? क्या एज है आपकी? अब मेरे अभी 50 अबो है, 52 है। और वेट कितना है? वेट 70 है। हाइट कितनी है? हाइट 5.1। 5.1। नहीं, 169 सेंटीमीटर में आता है। 5'6", 5'7" है। हाँ, 5'6", 5'7" बराबर। तो आप अभी कितना पानी पीते हैं दिन में? कितनी चाय पीते हैं? कितना दूध पीते हैं? कितने लिक्विड्स और लेते हैं? बाकी कोई लिक्विड्स नहीं लेता मैं। चाय भी ज्यादा नहीं पीता, कभी कभार पीता था, लेकिन आ, आ, पीता ही नहीं मैं ज्यादा करके। ले हम्म। पानी ही खा सिर्फ। पानी? पानी वही खाने के साथ में नहीं पीता था। अभी अभी आपका सुनना, मैंने वीडियो देखा तो बीच में पीता था, खाना होने के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद में। कितना पीते थे 1-2 घंटे बाद? एक ग्लास, 1.5 ग्लास इतना ही। पूरे दिन में कितना पानी हो जाता था? दिन में एक एक अच्छे ग्लास होता था, मतलब एक आधा लीटर होता होगा, 1-1.5 लीटर। कभी आप ज्यादा पानी भी पीते थे या ज्यादा चाय पीते थे या कुछ करते थे? ज्यादा पानी तो क्या है, मॉर्निंग में पीता था ना, गर्म पानी का ये है चालू। मॉर्निंग में थोड़ा पीना चालू किया था। कब? ये अभी करीब 6 महीना हो रहा है। और डायबिटीज कब से है? हाँ, ये तो अभी ज्यादा ज्यादा पीरियड होगा, 7-8 साल हो रहा है। तो 7-8 साल से, मतलब 7-8 साल पहले क्या करते थे? यहाँ पहले क्या, कितना पानी पीते थे? पहले पहले तो नॉर्मल ऐसे ही पानी पीता था, वैसे सुबह मॉर्निंग में वगैरह नहीं पीता था। बाकी खाने के बाद भी पीता था थोड़ा, मतलब आधा 1 गिलास 1 गिलास। आपका एक्टिविटी लेवल कितना? आप मतलब 5-6 साल पहले भी चाय नहीं पीते थे? हाँ, नहीं नहीं, चाय तो नहीं पीता था मैं। और कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ और चीज हो कोल्ड लिक्विड में? ड्रिंक्स, चाय कोल्ड ड्रिंक्स कभी कभार होता था, मगर रेगुलर नहीं था ऐसा है। रोज के रोज नहीं होता था कुछ भी लिक्विड में? नहीं नहीं, हाँ नहीं, कुछ दूध नहीं। वगैरह भी नहीं पीते? दूध पहले पीता था, बचपन से पहले दूध पीता था बहुत साल से। लेकिन अभी वो 10 साल से तो कुछ नहीं है, 10-15 साल से कभी कभार दूध दूध पीता था मॉर्निंग में। नहीं, कभी कभी से तो नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका पानी का इंटेक गर्मी में भी 5-6 गिलास 7 गिलास से ऊपर नहीं जाता था कभी भी? हाँ, नहीं जाता था बराबर। और सुबह उठकर खाली पेट भी पानी नहीं पीते थे आप? नहीं पीता था, पहले नहीं आपका पीता था। 5-6 साल पहले कितना वेट था? हाँ, वही 65-70। पहले तो वेट थोड़ा बड़ा था, 85 तक गया था मेरा। कब गया था? अभी समझो एक 4-5 साल पहले की। जब डायबिटीज हुआ था? हाँ, हुआ था बराबर। डायबिटीज होने के बाद आपका वेट बढ़ गया? पहले बड़ा था, अब फिर अभी कम हो गया अभी। अपने आप से कम हो गया? हाँ, अपने आप से कम हो गया। आपका शुगर कितना आता है? अभी 200-250 आता है। और पहले कितना आता था? और पहले जब पहले पहली बार पता चला तो कितना आया था? पहली बार पता चला तो पहली बार वही 150, 200, 200, 125 के आसपास आया था। तो 150-200 के ऊपर आपने दवाई लेना शुरू कर दिया या बाद में लेना शुरू किया? नहीं, 150-200 के ऊपर शुरू किया, दवाई लेना चालू किया था। पहले एलोपैथी, फिर अभी आयुर्वेदिक चल रहा है, हम्म। लेकिन कंट्रोल नहीं ज्यादा हो रहा है। बीच में हुआ था कंट्रोल, वो थोड़ा आयुर्वेदिक दवाई से हो रहा। दो हम्म। चार महीने डाइट वगैरह थोड़ा फॉलो करने के बाद 5-6 महीना तो हो गया था कंट्रोल में। फिर अभी फिर से थोड़ा, अभी ये लॉकडाउन ये हो गया तो खाना वगैरह खाने में थोड़ा सा ये हो गया ज्यादा, थोड़ा वो एक्सरसाइज है वो कम हो गया, तो फिर से पहले बढ़ा है। क्या एक्सरसाइज कर रहे थे लॉकडाउन से पहले? हाँ, पहले तो करता था, लॉकडाउन से पहले तो करता था मैं। क्या अभी एक्सरसाइज कर रहे थे? वही आधा घंटा थोड़ा वॉक या रनिंग जॉगिंग कर रहा था मैं थोड़ा बहुत। अच्छा, तो रनिंग जॉगिंग करने से आपका ब्लड शुगर ठीक रहता है? हाँ, जॉगिंग जॉगिंग करता था तो ठीक, मतलब थोड़ा सा लेवल में था, और डाइट भी ये था उस टाइम में फॉलो कर रहा था क्या बराबर। डाइट फॉलो करते थे उस समय?
वो कम थोड़ा उन्होंने दिया था सुबह मतलब कम खाने का थोड़ा सा सुबह दोपहर और शाम को। देखिए, जो मेरे को समझ में आ रहा है, आपका जब 150-200 था ना, तो आपका एक ही बारी टेस्टिंग के बाद मेडिसिन आपने लेना शुरू कर दिया था या कुछ टाइम के बाद शुरू किया था? कुछ टाइम के बाद किया था। कितने महीने के बाद? 2-4 महीने होने के बाद ही किया। तो उस समय तक कितना रीडिंग लिया था आपने? एक ही रीडिंग के ऊपर कर लिया था या कहीं बार बार आपने रीडिंग कराया फिर ज्यादा आ रहा था? फिर ज्यादा आ रहा था, बराबर बार बार करवाया। अच्छा, बार बार 3-4 बार कराने के बाद में फिर मेडिसिन चालू किया आपने? हाँ 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 जी। तो जब शुरू के 3-4 महीने थे उसमें आपने एक्सरसाइज करके नहीं देखा? नहीं, उस टाइम में नहीं देखा मैंने, बराबर। ओके, तो देखिए, आप एक चीज समझिए कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज में आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है। बराबर। ब्लड का काम होता है ग्लूकोज को सेल्स में डिलीवर करना। करेक्ट। हाँ। तो सेल्स में डिलीवर जब नहीं हो पाती ब्लड से, तो वो ब्लड में ही रह जाती है और वो बढ़ने लगती है। करेक्ट। हाँ। तो अगर आपके ब्लड से सेल में नहीं जाएगी तो उससे आपको वीकनेस आने लगती है, आपका एनर्जी लेवल कम होने लगता है। जब आपको पहली बारी बताया 150-200 आ रहा था, तो आपको वीकनेस था क्या? नहीं, उतना पहले महसूस नहीं हुआ मुझे। और अभी वीकनेस महसूस होता होगा दवाई खाने के बाद? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा होता है वीकनेस, दिन भर काम करके आने के बाद थोड़ा शाम को। तो होता क्या है कि जब तक आपका 150-200 तक रहता है ना ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, तब तक तो वो सेल में जाता रहता है। अब होता क्या है कि आपके सेल्स में जब ग्लूकोज कम होने लगता है, दो चीजें होती हैं समझने वाली। या तो ग्लूकोज कम होता है या सेल में पानी बढ़ जाता है, तो अपने आप से कम हो जाएगा। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक गिलास पानी लेते हैं, बराबर, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया आपने। हम्म, तो अगर वो नमक आपको तेज लग रहा है, तो कम करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। बराबर। तो इसी तरीके से जब सेल में ग्लूकोज, तो स्टैंडर्ड वे में आपका मान लीजिए ब्लड में 100 आ रहा है, हाँ, तो ये ब्लड का काम होता है इस ग्लूकोज को सेल में लेके जाना। तो ब्लड क्या कर रहा है, सेल में लेके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, रोज के रोज सेल में चले जाता है 100 के हिसाब से या 70 के हिसाब से, जो भी आपका ग्लूकोज आता है ब्लड में। अब क्या होता है, सेल में पानी बढ़ जाता है। सेल में अगर पानी बढ़ेगा तो आपका जो उसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होगा कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी बनेगा थोड़ा सा, पर थोड़ा सा होगा। तो अब क्या करेगा, जो आपका लीवर और पेनक्रियाज होता है वो आपके ब्लड का शुगर बढ़ा देगा ताकि आपके सेल में ज्यादा छोड़ के आ सके। तो अगर आपका 150 या 200 तक है, तो 200 तक तो ब्लड से ग्लूकोज सेल में चले जाता है। वो ब्लड इतना गाढ़ा नहीं होता 150-200 तक। तो हाँ, अगर वो आप नहीं जाने देंगे, आप मेडिसिन लेकर क्या करते हैं कि जो आप खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो ऐसा बना देते हैं कि उसे एब्जॉर्ब ही नहीं हो, तो वो ब्लड में नहीं जाता। तो ब्लड में नहीं जाता तो ब्लड में दिखाई कम देगा। पर हमारा टारगेट तो यही है ना कि सेल के अंदर बढ़ाया जाए। अब सेल में लेके जाने वाला चीज है आपका ब्लड, तो आपने दवाई खा के ब्लड को नीचे कर दिया, तो आपके सेल में जा ही नहीं सकता, अब तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सिस्टम होता है ना कि 150-200 के ऊपर दवाई लेने का, वो गलत होता है। हम डरते हैं, तो वो डरने की वजह से हमें लगता है हम डायबिटिक हो गए, कभी ठीक नहीं होगा। जो मार्केट में र्यूमर्स है ना, उसकी वजह से घबराने लगते हैं। अगर हम उसको ठीक से रेगुलेट करें, उसमें एक्सरसाइज या कुछ थोड़ा सा एक्टिव हो जाते, तो वो रिवर्स हो जाता उसी समय। ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है कि आप जिस भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा चीज, आपका 85 केजी तक वेट गया, तो आपको लग रहा होगा हैवी है, सबने बोला होगा कि वेट कम करने से डायबिटीज कम होता है। बराबर। दुनिया का एक आदमी दिखा दीजिए जिसका वेट कम करने से शुगर कंट्रोल होता है। आप जितना कम खाएंगे उतना कम ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा, उतना कम सेल में जाएगा। और जो मेन बीमारी है वो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने का नहीं है, सेल में शुगर ना पहुंचने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ज्यादा क्या, प्रॉब्लम ही वही है। ब्लड में चाहे आपका 500 चला जाए, 600 चला जाए, 800 चला जाए, 1000 चला जाए, उससे कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब आपके ब्लड में बढ़ने लगता है तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है। तो जो आपकी पतली वाली वेन्स होती हैं, वो ब्लड वहां तक ग्लूकोज को नहीं ले जा सकता, या ब्लड ही नहीं जा सकता, ये कह सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होने लगता है उससे। परंतु अगर वो 150-200 के बीच में रह रहा है तो कोई समस्या नहीं होती, आपको किसी भी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ तब होता है जब आप मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि अब धीरे धीरे करके आपने 6 साल में डाइटिंग करना सबसे बड़ी गलत बात है। दूसरा चीज, आपको डायबिटीज में बोला जाता है कि आप मल्टीपल मील्स लीजिए, आप बार बार खाना खाइए छोटा छोटा।
तो आप जो भी करते होंगे। नहीं वो तो मैं नहीं करता। आप दिन में कितनी बार खाते हैं? सुबह? सुबह, हाँ सुबह नाश्ता, दोपहर में 1-2 नहीं, बजे। एक मिनट, सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह उठता हूँ रेगुलर तो 6-7 बजे उठता हूँ। ठीक है, उठने के बाद आप क्या करते हैं? हाँ थोड़ा वॉक वगैरह भी चालू है ना, मॉर्निंग वॉक। कितनी देर करते हैं? आधा घंटा होता है समझो। मान लीजिए आप 6 बजे उठ गए, तो आप 6:30 बजे तक वॉक कर लिया, 6:30 बजे वापस आते हैं, 7 बजे वापस होना होता है। 7 बजे, 7-7:30 बजे समझिए। ठीक है, आप थोड़ा इजी वे में जाते हैं, तो हाँ, थोड़ा easy। उठने के बाद में आप 10-15 मिनट बैठेंगे। हाँ बैठेंगे। फ्रेश कब होते हैं? योगा घूमने से फ्रेश कब होते हैं? घूमने से पहले, घूमने के बाद? नहीं पहले। ओके। चाय वगैरह नहीं पीते सुबह उठकर? नहीं पीता हूँ। ठीक है, आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, आप घूमने के लिए गए और वापस आ गए, हाँ और आप वहां पर चलते हैं और जॉगिंग करते हैं और योगा करते हैं। हाँ बराबर। ठीक है, अब आप वापस आ गए 7 बजे, अब क्या करेंगे आप? हाँ अभी क्या थोड़ा सा वही नाश्ता वास्ता के लिए तैयारी, नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तो नाश्ते में क्या लेते हैं? 8, 8:30, 9 बजे तक। हाँ, नाश्ते में क्या लेते हैं? हफ्ते में क्या अभी थोड़ा कम कर दिया, पहले तो जो भी रहेगा वो थोड़ा सा ले लेते हैं। अभी थोड़ा हल्का हल्का ये मूंग वगैरह ये लेता हूँ। टोटल ग्राम में कितना होता है वो? वैसा तो कुछ क्या अंदाजा बता दीजिए। कटोरी भरा होता है, छोटा वाला कटोरी? कटोरी भरा होता है, बड़ा एक वाला कटोरी, बड़ा वाला हाँ, कटोरी एक बड़ा हाँ, होता है। हाँ। मूंग क्या दाल का कैसे लेते हैं? उबाल के लेते हैं, कैसे लेते हैं? उबाल के हाँ, मूंग या कभी चपाती या रोटी जो भी है। तो आप चपाती रोटी कितना लेते हैं एक बारी में, सुबह के टाइम पर? सुबह अभी चपाती तो बंद किया, अभी रोटी खाते हैं समझो। एक ही या ज्वार का ये वो रोटी एक रोटी खाते हैं आप? हाँ एक रोटी। ठीक है, उसके बाद आप ऑफिस चले जाते हैं? हाँ ऑफिस चले जाता हूँ, सीटिंग रहता है। तो फिर वहां पर जाकर कुछ लेते हैं खाने को? कुछ मिलता है, बिस्किट या कुछ खाते हैं बीच में? नहीं बीच में नहीं, दोपहर में। अभी डायरेक्ट लंच ही होता है। लंच कितने बजे? 1-2 बजे के बीच में। ठीक है, उसमें क्या खाते हैं? उसमें वही टिफिन रहता है घर का ही। क्या होता है उसमें? रोटी चपाती जो भी है समझो। कितनी रोटी होती है? चपाती और रोटी का क्या डिफरेंस होता है? हमारी समझ में तो एक ही होता है। चपाती रोटी क्या है, ज्वारी इसका रहता है ना, नाचनी वगैरह, दूसरा कोई इसका अच्छा, ग्रेन, दूसरा ग्रेन होता है। हाँ और चपाती आप उसको बोलते हैं जो आटे की होती है? आटे की, गेहूं के आटे की। हाँ ठीक है, तो आप अभी रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं? अभी रोटी खा रहा हूँ मैं। रोटी मतलब गेहूं की खा रहे हैं? गेहूं की नहीं, वही जवार वगैरह की। कितनी खाते हैं दोपहर को? हाँ वो भी 1-1.5 रोटी समझो, 1.5। अच्छा, उसके साथ में आप क्या लेते हैं? तो उसके साथ में कोई सब्जी वगैरह लेते हैं? हाँ सब्जी वगैरह रहती है। और कुछ लिक्विड भी होता है या दही होता है? नहीं कम होता है वो, कभी कभार होता है। तो आप रोटी लेते हैं और 1-2 ही लेते हैं, और उसके साथ में ये लेते हैं? ठीक है। हाँ भाजी फिर उसके बाद 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, लंच के बाद क्या लेते हैं आप? लंच के बाद कुछ नहीं, फिर शाम को डायरेक्ट 6-7-8 बजे। ठीक है, 7-8 बजे आप डिनर लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं? उसमें भी सेम ज्यादा करके तो मोस्टली यही रहता है अपना, हमारा रूटीन। तो आप बीच में चाय नहीं लेते, दूध नहीं लेते, कोई स्नैक्स नहीं लेते, कुछ नहीं लेते बीच में? हाँ अभी कभी पहले लेता था, लेकिन अभी कम कर दिया वो। नहीं तो 4 बजे वगैरह लेता था चाय। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप 40 साल की उम्र में आपको डायबिटीज नहीं था? नहीं था, बराबर। उस समय क्या, कितनी रोटी खाते थे आप? उस समय तो थोड़ा ज्यादा ही खाता था। कितना खाते थे आप? 2-2-2.5 ऐसा। पर 2-2.5 से ज्यादा उस समय भी नहीं खाते थे 40 साल में? हाँ नहीं ना, बराबर। और 30 साल में कितना खाते थे? 30 साल में वही, पहले भी ज्यादा नहीं खाता था, वैसे ही वही सेम। ओके, तो आपका डायबिटीज होने का कारण क्या है कि आपकी उम्र के लोग, आपकी एज के लोग और आपके हाइट के लोग, आपके वेट के लोग का जो एवरेज खाना है वो इससे ज्यादा है। अच्छा। आपका जो खाने का रिक्वायरमेंट है वो ये तो है नहीं दूसरे लोगों से कम हो। अगर मेरा हाइट आपके बराबर है, मेरा वजन आपके बराबर है, बराबर, तो हमें किस काम के लिए एनर्जी चाहिए? हमें खाना क्यों खाते हैं हम? क्योंकि हमें चलना है, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। तो अगर आप आम आदमी से कम खाएंगे तो आपका एनर्जी कम बनेगा। बराबर। इस वजह से आपको डायबिटीज हुआ। जितने बाकी लोग होते हैं जो आपका वाला रूटीन फॉलो करते हैं उनको डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि जितना पानी आप पी रहे हो
मुझे ऐसा लगता है, मेरा बीच में ना नाइट में वगैरह खाना बाहर होटलिंग बाहर का खाना वगैरह ज्यादा हो और रात में वगैरह थोड़ा खाने का ज्यादा जितने होगा। लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी देते हैं, वो सब बाहर खाते हैं, उनको डायबिटीज हो जाता है? कोई नहीं होता। ठीक है, अच्छा। ये एक्सक्यूजेज जो होते हैं, टेंशन हो गया, हमने बाहर का खाना खा लिया, हमने ये कर लिया, वो सब बेकार है। हाँ, नाइट में खा लिया, ज्यादा लेट खा लिया, कुछ सर एक एक्सरसाइज मिनट नहीं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपको मालूम हाँ, है डायबिटीज का डेफिनेशन क्या है? या एक वर्ड होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है, हाँ, वो ये कहता है कि अगर आपको 5 में से 3 बीमारी है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से सफर करते हैं। बराबर। 5 बीमारी में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल है, सेंट्रल ओबेसिटी है, हार्ट डिसीज है। बराबर। अच्छा। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो 5 में से 3 होने पर ही क्यों कहते हैं, 1 पर क्यों नहीं कहते, 2 पर क्यों नहीं कहते, 4 या 5 पर क्यों नहीं कहते। अच्छा। हाँ। दूसरा चीज है कि इससे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ये 5 सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि डायबिटीज क्यों होती है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हार्ट डिसीज क्यों होता है, करेक्ट। या फिर हमें उसको इस तरीके से बताना पड़ेगा ताकि एक कॉमन आदमी समझ पाए। तो WHO ने जो अपना डेफिनेशन दिया, उसका बेसिकली WHO, जैसा कि अभी भी आप सुन रहे होंगे जब हाँ, कोरोना हुआ, हाँ, कि ये सब बराबर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हाथ बिका होता है। बराबर बराबर, सही ठीक है। है, तो कोई भी चीज आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो आईसीयू में सबसे पहले आपको IV दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो माना जाता है कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर WHO या किसी ने भी आज तक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को डिफाइन नहीं किया। ओके। जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी का कोई डेफिनेशन नहीं है दुनिया में। हाँ, अब आप आ जाइए मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर। हाँ, आप जितना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है। जो बराबर। एनर्जी बनती है उसका 60 से 80% जो होता है एनर्जी का, वो हाँ, खर्चा जो होता है वो आपके इंटरनल सिस्टम के लिए होता है। आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, लीवर को, किडनी को और डाइजेस्टिव सिस्टम को। और बराबर इसके अलावा छोटे छोटे लाखों करोड़ों और प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, जिसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है। बराबर। हर चीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए। हाँ, तो अगर आपका 60 से 70% एनर्जी वहां लगता है, तो आप ये सोचिए कि आपका फिजिकल मूवमेंट जो होता है डेली का सेम रहता है। मोस्टली सेम ही रहता है, ज्यादा थोड़ा ठीक है, कुछ होता है। परंतु हाँ, डायबिटीज जो होता है वो 50 में 40 में क्यों शुरू होता है? क्योंकि बराबर। जो कम हो हमारा जाता लाइफस्टाइल होता है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमें मेटाबॉलिक रेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप Correct। कहीं पर ढूंढते रहिए मेटाबॉलिक रेट के बारे में, कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको, नहीं, और आपको मालूम नहीं है। परंतु एजिंग प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता रहता है। मतलब आप जितना पहले खाते थे उतना ही खाकर आपका शरीर कम एनर्जी बना रहा है। अच्छा। हाँ, तो अगर आपका मान लीजिए 30 साल का एज में 2000 कैलोरी बन रहा है, तो जब आप 50 के या 45 के हो गए, जब आपको ये डायबिटीज हुआ, तो आपकी बॉडी ने 1700 कैलोरी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिजिकल मूवमेंट उतना ही है, तो अब क्या होगा, आपके हार्ट को, ब्रेन को जो एनर्जी मिलना है वो कम हो जाएगा। बराबर। इसी वजह से आपका शुगर बढ़ता है, क्योंकि आपका एनर्जी अगर कैसे बनेगा, जब ग्लूकोज ज्यादा जाएगा सेल में। अब ग्लूकोज ज्यादा जा नहीं रहा, नहीं जा रहा है। तो आप ग्लूकोज को कम करके अपना पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जितना आपका एनर्जी कम होगा, अब आप क्या कर रहे हो कि आप पहले 2.5 रोटी खाते थे, अभी 1-1.5 पर आ गए, तो एनर्जी और कम होगा। हाँ, तो अब एनर्जी कम होगा तो आपके हार्ट को एनर्जी चाहिए। अब आपका हार्ट बंद हो जाए काम करना, या मतलब क्या करेगा बॉडी? अब क्या करेगा आपके बॉडी? आप जितना मर्जी दवा खा लो, जो मर्जी कर लो, आपका बॉडी, आपका जो लीवर और पेनक्रियाज होता है वो आपका ब्लड शुगर को बढ़ाता जाएगा। क्योंकि जब तक ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं तब तक आपका जिंदा रहना मुश्किल है। ठीक है, अभी आपका रीजन जो है, सबसे बड़ा मेन रीजन है आपका, है वो कम खाना। अब आप ज्यादा खाना शुरू करोगे, बॉडी को एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा, आपका ब्लड शुगर और बढ़ेगा, आप फिर घबराओगे। परंतु एक चीज आप समझिए कि जितना आप खा रहे हो, इतना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर कभी कम नहीं होगा। अच्छा। आप चाहे जितना मर्जी दवाई खा लो, आप चाहे इंसुलिन लगाना शुरू कर दो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डाइट। आप घूमने जाओ नहीं जाओ, आपका सबसे पहले तो डाइट बढ़ाओ। डाइट बढ़ाने का। अच्छा। हाँ, आप कम से कम आप अपना डाइट को लेके जाओ।
3 से 4 रोटी में, जितना आप पहले खाते थे धीरे धीरे करके उससे ज्यादा में जाओ। अच्छा, आप खा नहीं पाओगे पर आपको कोशिश नहीं, करना। खा सकते, भूख तो लगती है लेकिन अभी पर मैं avoid 3-4 करते कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं कि आप 30 हाँ ईयर्स की एज में भी 2-2.5 खाते थे। हाँ, अगर आप 30 ईयर्स की एज में 2-2.5 खाते थे, ऑब्वियसली आप अभी इतना तेजी से नहीं बढ़ा पाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 तक हाँ, पहुंचोगे, वो भी 2 महीने लग जाएगा आपको। बराबर सही है। अब दूसरा जो मतलब होता है, अब आप जाते हो वॉकिंग के लिए, आप उसमें हम्म जॉगिंग करते हो, आप उसमें योगा करते हो, हम्म तो वहां प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी पहले नहीं है आपके वाइटल ऑर्गेन्स के लिए, वहां पर अच्छा, जाकर आप और खर्चा करके आते हो, हाँ, तो उससे और नुकसान होगा। ओह, तो अब आपकी बॉडी जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, वो कहाँ से जनरेट करती है? जो आपके टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, वो उसको खत्म करती रहती है और वहां से निकालती रहती है। बराबर, आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, वो जहां ब्लड जाता है वहां से वो ग्लूकोज नोच लेता है, तो इसलिए आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, वीकनेस शुरू हो जाती है। अच्छा, तो आपका इंटरनली वो उसको खत्म करता रहेगा आपको, अगर आप खाओगे नहीं ठीक से। ओके, अच्छा, ठीक है। अब हाँ आ गए बात कि अभी इस सब के बावजूद आप एनर्जी को कैसे बढ़ाओ। हाँ इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो टोटल एनर्जी है वो कम है। हाँ, एनर्जी कम है, बराबर है। आपका जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है वो लगता है आपके ब्रेन में, हाँ, और उसी ब्रेन के बराबर के आसपास लगता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है, वो हाँ। बराबर नहीं हो रहा है। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नहीं, जिसको भी डायबिटीज होगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, वो कहने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ब्लड शुगर की मेडिसिन दिया जाता है उसके साथ में आपको गैस गोली भी दे दिया जाता है, पेंडी वगैरह। अच्छा, बराबर, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब ब्लड शुगर की आप दवा खाओगे, शुगर को कम लेकर आओगे, आपके शरीर में और एनर्जी कम बनेगी, और एनर्जी कम बनने से आपको और ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी। तो उस समय आपको महसूस ना हो, साथ में एक गैस गोली और दे देते हैं पेंडी करके। अच्छा, वो लेने से क्या होता है कि जितना आपको वीकनेस होती है उतना ही वो गैस ज्यादा बनाती है गोली, तो उससे आपको महसूस नहीं होता शुरू शुरू में। आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, या आपको प्रेशर आराम से आ जाएगा, सुबह फ्रेश हो जाएंगे आप। तो आपको कुछ साल तक समझ नहीं आएगा कि आपको हुआ क्या है। अगर आप वो गोली नहीं खाते तो जिस दिन से आप ब्लड शुगर की गोली खाओगे उस दिन से आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ नहीं आए तो वो पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। अब आ जाइए आप इम्प्रूव करने पर कि कैसे इम्प्रूव करें। पहला चीज हो गया खाना इम्प्रूव करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल, आपका शुगर लेवल और बढ़ेगा, चिंता मत करो उसकी। अच्छा, दूसरा है कि आप अपनी बॉडी की एनर्जी को या वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी को कैसे बढ़ाओ, क्योंकि ये आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपके वाइटल ऑर्गन्स का एनर्जी लेवल। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो अभी उसके 2 एंगल है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया का मतलब है कि जो खाना आपको पहले 4 घंटे में पचता था अभी वो 6 घंटे 7 घंटे चाहिए। बराबर, तो आप खाना 2 बारी खाना शुरू करिए दिन में। अच्छा, 2 बारी। तो क्या होगा कि आप हर खाने को 5 घंटे की जगह 8 घंटे का टाइम दे दो। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में 3-4 चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, पहला चीज होता है आपके स्टमक का साइज। आपके स्टमक का साइज 200 से 250 ग्राम होता है। आप एक चपाती खाते हो, सब्जी खाते हो, तो टोटल जो आपका खाना है वो 200-250 ग्राम ही होता है। अच्छा, तो आपका जो खाना होता है वो पचता ही नहीं है, क्योंकि आपके जो बॉडी में जो स्टमक में एसिड क्रिएट होता है, जो एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका जो स्टमक है वो फुल कितना हुआ। अब एक आम आदमी 300-400 ग्राम 3-4 रोटी खाता है, फिर उसके साथ में 300-400 ग्राम सब्जी खाता है, फिर उसके साथ में पानी भी पी लेता है। हाँ, बहुत कुछ खा लेगा, तो वो 1 किलो के करीब है, 1 लीटर के करीब हो गया। हाँ, अब 200 ग्राम में 1 लीटर जाएगा तो स्टमक को स्ट्रेच होना पड़ेगा। हाँ, जितना वो स्टमक स्ट्रेच होगा उतना आपका एसिड बनेगा और उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, उससे आपका एसिड बनेगा। पर फिर भी क्योंकि आप इतने सालों से कम खा रहे हैं तो आपका एसिड लेवल उस तक नहीं बढ़ेगा, आपको इंडाइजेशन। बहुत सालों से नहीं, अभी कम खा रहा हूँ मैं, अभी 6 महीना हो गया समझिए। ओके। तो अभी जो दूसरा स्टेप है, अब आप जैसे ही ऐसे करने लगेंगे आपका वेट तेजी से बढ़ने लगेगा। आप कम से कम 5-6 किलो वेट गेन कर जाओगे। हाँ, वेट तुरंत बढ़ता है। खाना अभी बीच में मैं लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रहा था और खाते रह रहा था तो वेट बढ़ गया है। वेट भी नहीं, आपका वेट भी कम कराएंगे, आपका वेट भी बड़ा कम करेंगे।
शुगर भी बढ़ गया, वो प्रॉब्लम हो गया। अब सुनिए अभी, अब हाँ। नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो पेट होता है जब वो इतना स्ट्रेच होता है तो एसिड्स के अलावा उसके अंदर एक मूवमेंट होती है। तो जितना ज्यादा खाओगे वो मूवमेंट भी उतनी स्ट्रांग होगी, और उसी के हिसाब से जो आपका एसिड है और एंजाइम्स है वो खाने के साथ मिलकर सिंगल पेस्ट बनाएंगे। अच्छा। तो पहला चीज तो ये हो गया, पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को छोटी आंत में चलना है। छोटी आंत में चलने के लिए भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसमें एक वेव स्टेप से चलती है जिससे खाना आगे चलता है और एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब आपकी ये जो वेव्स होता है वीक हो गया, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा। और वो वीक होने की वजह से जो छोटी आंत के अंदर उसका मूवमेंट का टाइम है वो बढ़ गया। मान लीजिए पहले 4 घंटे में, 4.5 घंटे में, नॉर्मल टाइम जो होता है 4.5-5 घंटे होता है। अच्छा। तो वो वीकनेस की वजह से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट्स है उसकी मूवमेंट की वीकनेस की वजह से वो 6 घंटे में, 7 घंटे में हो रहा है। अब जो आपके पेट में एसिड बना वो कहाँ गया? वो इसी खाने के साथ मिल गया और सिंगल पेस्ट में चला गया। न्यूट्रिएंट्स के साथ में वो जो एसिड होता है, वो जो एंजाइम्स होते हैं, वो दोबारा से एब्जॉर्ब होकर दोबारा से घूम के स्टमक में आते हैं। अब आपका डाइजेस्ट हुआ नहीं और आप उसके बाद और खाना खा लेते हैं तो क्या होगा? वो एसिड वापस नहीं आएगा, आपका नेक्स्ट खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इट इज टेकिंग ए लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम होता है, उसका भी फिजिकल मूवमेंट होता है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एक तरीका हो जाता है कि उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है यहाँ पर। हाँ, आपका जो खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया होता है आपके इंटेस्टाइन्स में। अब उसको, बैक्टीरिया को भी कम हो गया, वीक हो गया या कुछ भी कह लीजिए, उसको भी अगर ज्यादा टाइम मिलेगा तो वो भी अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा खाने को। अच्छा। इस सारा सिस्टम की वजह से जब आप ज्यादा टाइम उसको देंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? आप 3 बारी खाना खाते थे, 3 बार मूवमेंट्स होती थी। अभी अगर आप 2 बारी खाना खाएंगे तो 2 बारी मूवमेंट्स होंगी, तो आपका एनर्जी सेविंग हो जाएगा। अच्छा। परंतु शुरू में आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होगी। अब वीकनेस का कारण क्या होगा? पहले आप 200-300 ग्राम खाते थे तो आपका स्टमक धीरे धीरे मूव करता था। अब आप 1 किलो खाना शुरू करोगे तो आपका स्टमक को बहुत तेज मूव करना पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि जो स्टमक आपका पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 25 कैलोरी लेता था, अभी वो 100 कैलोरी लेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट 4 गुना फास्ट हो गया। तो आपको एकदम से वीकनेस शुरू हो जाएगा। अच्छा। सो उस समय क्या करें कि एक पहली बात तो ये करें कि कुछ दिनों के लिए आप 3 मील पर रहिए। अभी 3 मील पे रहिए। 3 मील पर रहिए और खाना इंक्रीज कर दीजिए। अच्छा। दूसरा काम क्या करेंगे आप कि आप सुबह उठकर कहीं घूमने मत जाइए। अच्छा। घर के अंदर आप 5 मिनट के लिए धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे मतलब एवरेज स्पीड, ना कम स्लो हो, ना ज्यादा स्लो हो, ना ज्यादा फास्ट हो। ब्रिस्क वॉक नहीं करना, नॉर्मल स्पीड से चलिए। 5 मिनट चलने के बाद में 5 मिनट लेट जाइए। अच्छा। और अब इसका प्रोसेस का मतलब ये है कि आप 5 मिनट चल के थकेंगे नहीं। जैसा आप बता रहे हैं कि आप जॉगिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप थकेंगे नहीं ज्यादा। तो जब आप ज्यादा, नहीं थकता नहीं है मैं। हाँ, उल्टा फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है उससे भी। तो 5 मिनट चलने के बाद में जब आप आधा घंटा घूम के आते हैं तो फ्रेश नहीं लगेगा, तब आपको थोड़ा सा थकान होती है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा तो ठीक है। तो जब भी आपको थकान होगी और उसके बाद अगर आप रेस्ट करेंगे या ना करेंगे तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी का सप्लाई है वो कम हो जाएगा। अच्छा। अब आप 5 मिनट चलने के बाद जब 5 मिनट लेट जाएंगे तो क्या होता है कि 5 मिनट के बाद आपका ऑब्वियसली आपका एनर्जी ज्यादा होगा। अच्छा। आपका कुछ मोबिलाइज होगा एनर्जी। तो 5 मिनट के बाद जब आप लेटेंगे उस समय आपके शरीर में एनर्जी अच्छा होगा। तो 5 मिनट लेटने के बाद अगर आप थोड़ा सा उसको सेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको 2-3 दिन में लगेगा कि आपका हार्ट पहले से ज्यादा जोर से बीट कर रहा है। अच्छा। आपके स्टमक का मूवमेंट भी आपको फील होगा। तो बेसिकली क्या कि जैसे जैसे आप 5 मिनट चलना, 5 मिनट आराम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा एनर्जी उठाने लगेंगे। ओके। तो उसका वर्किंग से आपके वाइटल ऑर्गन्स जितना अच्छे से काम करेंगे उतना आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। ओके। ठीक है। तो आपको अभी के लिए 1 हफ्ते 10 दिन के लिए तो आप 3 मील्स पर रहिए। और 3 मील में भी क्योंकि आपका ये खाना इंक्रीज करने की वजह से आपके स्टमक का जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, आपको वीकनेस होगी। तो आप इनिशियल वीकनेस के साइकिल से निकल जाइए पहले तो। हमको क्या लगता है, कम खाएंगे तो हल्का लगता है, थोड़ा ज्यादा खाएंगे तो फिर ये होता है।
देखिए, अगर आप कम खाएंगे, अगर आप नहीं खाएंगे तो बिल्कुल ही हल्के हो जाएंगे। नहीं बट बराबर। आपका टारगेट है कि आपको एक बैलेंस बनाना है। हाँ तो अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके पास उतना एनर्जी नहीं है। हाँ तो शुरू में आपको 10-15 दिन लग सकते हैं आपको एनर्जी लेवल को एडजस्ट करते हुए। ओके। जैसे जैसे एनर्जी एडजस्ट हो जाएगी फिर आप 2 मील पर आ सकते हैं। अच्छा बराबर। ठीक है, जब आप 2 मील पर आएंगे तो क्या होगा कि आपका जो एनर्जी 3 मील्स में लग रहा था वो एनर्जी आपका 2 मील्स में लगेगा, आपका डाइजेशन और इम्प्रूव कर जाएगा। हाँ परंतु अगर इसको शुरू में करेंगे तो शुरू में वीकनेस बहुत लेवल पर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कम खा रहे हैं, ऑलरेडी वीकनेस है, और अगर 2 मील्स पर जाएंगे और प्रॉब्लम होगा। तो ओके। पहले आप इसको करिए और दूसरा वॉक एंड रेस्ट को करिए। मोस्ट लाइकली वॉक एंड रेस्ट करने से, और तीसरा काम है खाने के साथ पानी पीजिए। ठीक है, वो तो आपने शुरू कर ही दिया है। खाने के हाँ साथ पानी पीने का फायदा क्या होता है कि खाने के साथ जो पानी लेते हैं आप, वो आपके ब्लड में जाके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है अच्छा। और उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर पाएगा सेल्स में और एनर्जी लेवल बढ़ेगा। वो खाने के बाद वो बोलते हैं ना कि पानी पीने से ये होता है वो होता है, वो मतलब पचन नहीं होता है खाना ओके। खाते। हाँ ओके। ऐसा कुछ है उसके वजह से। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन आपने मेरा वीडियो में देख लिया है, बताऊं? 1-2 घंटे पहले पीने का या फिर खाने के एक घंटे बाद पीने का, ऐसा कुछ। सर आप ना आप आटा गूंदते हुए कभी देखिए। हाँ जब आटा गूंद जाता है तो हाँ उसके जी। ऊपर 1-2 बूंद पानी डाल दीजिए हाँ और उसके दोबारा मसल के उस पानी को आटे के अंदर लेके जाइए। वो आटे के अंदर नहीं जाता। बराबर। हाँ अब आपने खाना खा लिया, हाँ आपके खाने की पेस्ट बन गई आधे घंटे में। हाँ। अब आप उसके बाद पानी पीते हैं आधे घंटे बाद, तो वो पानी जाएगा कहाँ और वो करेगा क्या? आपका जो अच्छा। खाना है वो नीचे होगा, पानी ऊपर होगा ना। पानी हल्का होता है, हाँ हल्की चीज ऊपर रहेगी, नीचे भारी चीज नीचे रहेगी। अब आपका खाना आपके पेट में जाने की, आपकी छोटी आंत में जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से पानी पी लिया आपने। हाँ अब वो उसको आप रिलेट नहीं कर पाएंगे ढंग से। अब आप आटे की जगह ना आप दिमाग में उसको बिठाइए, टूथपेस्ट होता है ना। हाँ अब आप टूथपेस्ट को सोचिए कि आपने टूथपेस्ट ले लिया, उसको उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, हाँ। तो वो पानी टूथपेस्ट में मिक्स तो नहीं हो जाएगा, नहीं। वो दोनों अलग रहेगा। हाँ अब आप उसको मिक्सर में डाल दो, बढ़िया वाले में, उसमें आधा घंटा उसको घुमाओ हाँ और तभी भी वो पेस्ट नहीं बनेगा। आपको टूथपेस्ट अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा। हाँ। अब आपके पेट में मूवमेंट्स होती है, गैस बनती है, जिससे खाना नीचे धकेला जाता है। बराबर। तो अब आटा आपका बन चुका है, पेस्ट आपका बन चुका है, पानी आपने उसमें और डाल दिया। अब क्या होगा, जब आपके पेट की मूवमेंट होगी तो वो जो आटा बना है आपका, जो उसका पेस्ट बना है, वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होकर उसकी डिब्रीज अलग बन जाएंगी, पानी अलग हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो पानी होगा वो उन डिब्रीज के बीच में से होते हुए, जो उसमें एसिड और एंजाइम्स थे खाने के पेस्ट के अंदर, वो उसको लेके निकल जाएगा। अच्छा। और वो चला जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा। अच्छा। ठीक है, वो एसिड क्योंकि रीएब्जॉर्ब होना है छोटी आंत में, और जब तक वो एसिड नहीं होगा खाने के साथ में, तो खाना के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके नहीं डाइजेस्ट होंगे, वो भी आपके ब्लड में नहीं जाएंगे। तो आपका डाइजेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पीते हैं। तो खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना इज ओके। अच्छा। क्योंकि वो अपने इसमें खाने के साथ में पीने का है आपके? हाँ, खाने के साथ तो एक पीना ही पीना है, ताकि आपकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके, आपका खाना सॉफ्ट हो सके, और उस सॉफ्टनेस की वजह से, मतलब अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका खाना जो होगा वो हार्ड हो जाएगा, वो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ही नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे। बराबर। परंतु ज्यादा पानी पीने से बहुत पतला हो जाएगा। अगर आप आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो आटा गूंद तो जाएगा, मतलब आटे में बाद में डालने की जगह मान लीजिए आपने शुरू में आधा गिलास फालतू डाल दिया, बराबर। फिर तो कितना उसके बाद पानी होना चाहिए खाने के? 3 रोटी के साथ में करीब 1 गिलास होना चाहिए। अगर आप 1-2 रोटी खाते हैं तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए, आधे गिलास से कम होना चाहिए। ओके। अच्छा। अब दूसरा चीज हो गया कि आपके सेल्स में भी पानी ज्यादा है, तो आपको खाने के अलावा जो पानी पीना है उसको भी लिमिट में रखना है। अच्छा, उसको फिर वो कितना पीना है क्या? खाने से मैं उसका शेड्यूल आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ आप। ओके सर। ठीक है, आप वॉक एंड रेस्ट को ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखिए। जो शेड्यूल में लिखा है ना 2 मील्स, उसको 2 मील्स मत करिए अभी हफ्ता 10 दिन, उसको 3 मील्स पर रखिए। बाकी सब वॉक एंड रेस्ट को कम से कम 15 बारी 5-5 मिनट के लिए 20 बारी चलिए दिन में। 15 बारी चलिए, शुरू में ज्यादा मत चलिए, आपका एनर्जी लेवल लो होगा। अच्छा, दिन में? हाँ हाँ। पूरे दिन में 5-5 मिनट के लिए चलिए, और उसमें से 3 बारी तो सुबह चल लीजिए उठने के बाद, और 3 बारी सोने से पहले कर लीजिए। 6 बार ये हो गया, 8-10 बारी और चल लीजिए दिन में।
ओके, तो अच्छा। सुबह तो आप इमीडिएटली लेट लीजिए, अगर दिन में आप चल रहे हैं ऑफिस हाँ, में हैं तो आप बैठ लीजिए। बराबर। दिन में नहीं लेट सकते। हाँ, दिन में बैठ जाइए, पर उसके सुबह और शाम को जरूर कर लीजिए। वो आधा घंटा की जगह जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल ठीक लगे उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ओके। और जरूरी नहीं है कि वो एक ही बारी में करना है। आप 7 बजे और घर पहुंच गए मान लीजिए, तो हाँ, आधा घंटा रेस्ट करके एक 5 मिनट का ले लिया, फिर आपको लगता है कुछ खाना मतलब डिनर करना है तो डिनर कर लिया, डिनर के बाद में ले लिया। तो जरूरी नहीं कि एक ही बारी में करना है, जो भी आपका बराबर। कन्वीनियंस है उस तरीके से उसको स्प्रेड आउट कर लीजिए। ओके सर। ये जो कंसेप्ट होता है 40 मिनट चलने के बाद फैट बर्न होता है, वो सब बेकार की बातें हैं, वो सब स्टोरीज हैं, अच्छा। उसमें कोई भी साइंस नहीं है। ओके, आपको जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज बोली जाती हैं वो सब फेक होती हैं, बेकार होती हैं। ओके, ओके। हाँ, तो हाँ। आपको हर चीज को खुद से सोचना पड़ेगा। अगर आप अखबार में पढ़ी हुई बात या किसी मेडिकल जर्नल की छपी हुई बात पढ़ लेते हैं और उसको विश्वास कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, हाँ। जो मैंने बताया वो एक कॉमन सेंस के हिसाब से ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं, नहीं, बराबर है। कॉमन सेंस के हिसाब से तो ठीक है, बराबर है। और इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं बताता। हाँ, बराबर, बराबर। लेकिन ये इससे बहुत सारे लोग ठीक हुए ना सर? सर देखिए, अब शुगर वाले, अब शुगर। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, जिसको शुगर का, जिसको 27-28 साल में थे, हाँ, अर्ली स्टेज पर हो गया, तो वो हाँ, लोग तो 2-3 महीने के अंदर उनका जो फास्टिंग भी और पीपी दोनों 100 के नीचे भी पहुंच जाता है। बराबर। कुछ हाँ, लोग हैं जो अभी भी बहुत इस चीज को समझते हैं, जैसे उनका फैमिली में है, सबको हो रहा है, उनको भी 25 साल की उम्र में हो गया और वो परेशान हो रहा है, टेंशन हो रही है, वो खाना पीना जैसे आप बता रहे हैं उस तरीके से कर हाँ। लिया। अब उसने कांटेक्ट किया, उसको बताया, तो वो इतने खुश होते हैं कि भाई 15 दिन के अंदर उनका सब कुछ ठीक हो गया, और बराबर। उनको एक चीज का कॉन्फिडेंस हो गया कि जिंदगी में दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अब आपका जो होता है, आप एक चीज को समझिए, अगर आप चाहते हैं 15 दिन में रिजल्ट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, यूजली शुरू में हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपका शुगर नीचे आ जाएगा, ओके। परंतु उसके बाद बढ़ेगा और बहुत ज्यादा भी बढ़ेगा। आपको जरूरत अच्छा, पड़ेगी जब आपका 250-300 जाएगा तो मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, पर इस सिस्टम के अंदर 150 पर आ जाता है। अच्छा जी। और उसके बाद में आपका जो ओवरऑल देखना है, क्योंकि अभी तक आपका जो डायबिटीज है वो बॉडी में सब जगह डैमेज कर चुका है, हाँ, बराबर, सही। आपके सेल्स का शुगर बहुत कम हो चुका है। तो अगर वो आपके सेल्स के शुगर को पूरा करना है तो हाँ, रास्ता तो ब्लड ही है ना। बराबर। जब तक ब्लड में नहीं बढ़ेगा तो सेल में जाएगा नहीं। सही है। तो हाँ, अभी आपके जो वाइटल ऑर्गन्स का थोड़ा सा डैमेज होगा उसको रिकवर होगा। वाइटल ऑर्गन्स का हाँ। डैमेज को सबसे पहले रिकवर करना होता है, परंतु आपको 5-7 साल हुआ है, तो इसलिए इतना ज्यादा वो सोचने का जरूरत नहीं है। होपफुली ओके, मतलब आपका अगर 150 से 200 के बीच में मैनेज होता है तो उस अगर बिना दवाई के, तो दैट इज वेरी गुड। ओके। तब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, उसको ज्यादा लोअर मत करिए। अच्छा, सिर्फ इन चीजों का, खाने पीने का, इसका पानी वगैरह का ध्यान रखिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यूजली हफ्ते 10 दिन के बाद मेडिसिन बंद करके देखो आप। मेडिसिन। हाँ, बराबर। आयुर्वेदिक है अभी तो कोई भी, ये आप क्या सोचते हो आयुर्वेद में और एलोपैथी में कोई फर्क है? हाँ, अच्छा। कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ पैकेजिंग का फर्क होता है। हाँ, आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो मूली है, मान लो आपको मूली का कहते हैं कि मूली खाने से ब्लड शुगर कम होती है, तो बराबर। आयुर्वेद वाले मूली के अंदर जितने भी मिनरल्स, जितनी भी चीजें होती है वो सारी देते हैं एक साथ। हाँ, एलोपैथ वाले उसको स्टडी करते हैं कि मान लीजिए मूली के अंदर 15 चीजें हैं, वो स्टडी बराबर। करेंगे इन 15 चीजों में से किस चीज का डायबिटीज पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो वो उसको अलग करके दे देते हैं। अच्छा, अच्छा। आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि जब तक आप उसको नेचुरल कंपोजिशन में नहीं दोगे हाँ, तब तक बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ब्लड में या लीवर में जाके काम नहीं करेगी। हाँ, हाँ। और एलोपैथ वाले बोलते हैं कि नहीं भैया ये काम कर रही है, तो इसका हमने एविडेंस जुटा लिया, तो हमें सिर्फ इसी को देना है। अच्छा, इसके बराबर। अलावा अगर आप सोचते हो कि आयुर्वेद के अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते, कोई दवा नहीं होती, अगर आप लहसन खा रहे हो हाँ, तो उसके अंदर भी केमिकल्स है, वही केमिकल्स आपका आयुर्वेद में भी मिलेगा, वही चीज आपको एलोपैथी में भी मिलेगा। तो दिस इज बराबर। ओनली अ डिफरेंस ऑफ पैकेजिंग। ओके, तो ओके। इसलिए ये बोलकर कि ये आयुर्वेद है, ये होम्योपैथी है, वो सब में कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। सबका ओके, बेसिक प्रिंसिपल वही है काम करने का। अच्छा, अच्छा। ओके। आप एक तरीके से सबको फ्रॉड बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला इन्फॉर्मेशन कोई शेयर नहीं करता। बराबर, बराबर। ठीक है जी, मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, कभी आपको सुनना होगा तो दोबारा सुन लीजिएगा। जरूर, जरूर सर, जरूर। और वो जरा व्हाट्सअप आप भी मैं कर देता हूँ, आपको दूसरे नंबर पे मैं कॉल करता हूँ और उस पे व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है, हाँ, हाय करता हूँ आपको। ठीक। ओके, थैंक यू।